हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 6.1। इसमें हम लोग प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे अगेन कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो मैं चाहूँगा कि आप कॉपी और नोटबुक लेकर भेजें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर कैलकुलेशंस की ज़रूरत हो तो आप कैलकुलेशन कर लें, और अगर कुछ नोट्स लिखने हो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी लिख लें। और ये क्वेश्चंस रैंडम नहीं है, बल्कि जिस सीक्वेंस में मुझे चैप्टर पढ़ाना है, जो डेफिनेशंस बताने हैं, जो फॉर्मूले बताने हैं, उनके सीक्वेंस में ही ये क्वेश्चंस सेट किए गए। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर भी क्लियर होते जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रत्यास्थ नहीं है? ए लोहा, बी लकड़ी, सी पॉलीथीन, इनमें से सभी। तो इसको आंसर करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यास्थ होने का मतलब क्या है, प्रत्यास्थता क्या होती है। तो जब आप फिजिक्स में प्रत्यास्थता पढ़ते हैं तो प्रत्यास्थता को परिभाषित किया जाता है कि पदार्थ का वह गुण जिसकी मदद से वह अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, प्रत्यास्थता कहलाती है। और जिन पदार्थों में यह गुण होता है उन्हें प्रत्यास्थ कहते हैं, और जिनमें यह गुण नहीं होता है, यानी कि जो पदार्थ अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, उन्हें अप्रत्यास्थ या फिर प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लास्टिक को प्लास्टिक क्यों कहते हैं, पॉलीथीन को प्लास्टिक क्यों कहते हैं। क्योंकि आप उसको मोड़ देंगे तो मुड़ा हुआ रह जाएगा, कपड़े को मोड़ देंगे मुड़ा हुआ रह जाएगा। सना हुआ आटा जिस शेप में आप उसको लाके छोड़ देंगे उसी शेप में रह जाएगा, राइट। तो ये पदार्थ आप उसके आकार और आकृति में परिवर्तन करते हैं तो पहली बात, बहुत आसानी से उसका आकार या आकृति बदल जाती है, और दूसरा, एक बार बदल जाने के बाद वापस अपने शेप में नहीं लौटता है। ऐसे पदार्थ यानी कि जैसे पॉलीथीन हुआ, सना हुआ आटा हुआ, कपड़ा हुआ, कागज़ हुआ, च्युइंगम हुआ, ये पदार्थ प्लास्टिक पदार्थ हैं, अप्रत्यास्थ हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जिनको आप खींचते हैं तो वापस खिंच जाते हैं और वापस अपने शेप में आ जाते हैं, ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें आप प्रैक्टिकली आप देख पाते होंगे कि आप उसके आकार या आकृति को बदल ही नहीं पाते। मान लीजिए कि ये है मेरा मार्कर, मुझे ये थोड़ा छोटा लगता है, मुझे इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बल लगाकर खींचता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं इस पे 50 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा रहा हूँ, तो आई थिंक डायग्राम बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से 50 न्यूटन का बल मैं अपने मार्कर पे लगाता हूँ, लेकिन ये लंबा नहीं होता है और इसमें कोई त्वरण भी उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं दिख रहा है। इसका कारण क्या होता है कि आपके द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल इसमें डेवलप हो जाता है 50 न्यूटन का, और आपके द्वारा लगाए गए बल को ये प्रत्यानयन बल कैंसल आउट कर देता है, इसलिए आपको आपके द्वारा लगाए गए बल का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जो बल लगा रहे हैं वो इसकी लंबाई में परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। तो वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से लगाए गए बल को विरूपक बल कहते हैं, और विरूपक बल के विरोध में पदार्थ जो बल लगाता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये डेफिनेशन है प्रत्यानयन बल, जिसको इंग्लिश में रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आप चाहें तो जो भी डेफिनेशन आपको नोट करने लायक लगे आप नोट कर सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। तो इस प्रकार से आप देखें तो लोहा को खींच के लंबा करना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक लोहे का मान लीजिए छड़ है तो आप उसको खींचने के लिए बल लगाते हैं, तो लोहा भी विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी वो लंबा होना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार लोहा प्रत्यास्थ है। और फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो लकड़ी भी जब आप उसको खींचते हैं तो वो आसानी से खींच जाती है क्या? नहीं खींचती है ना। वो भी अपनी आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। ऐसा तो नहीं है कि च्युइंगम की तरह दबा दिए तो दब गई, खींच दिए तो खींच गई। तो लकड़ी भी प्रत्यास्थ है। एक बात और बता दूं कि आप प्रत्यास्थता को तन्यता के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रत्यास्थता और तन्यता सेम चीज़ नहीं है। लकड़ी तन्य नहीं होती है, वो अपनी आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। आप उस पर बल लगाएंगे तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि एक लिमिट के बाद हो सकता है लकड़ी टूट जाए, लेकिन टूटने से पहले तक वो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं, और जिसमें ये गुण होता है उसको प्रत्यास्थ कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पॉलीथीन ही है जो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तापमान के बढ़ने से प्रत्यास्थता का गुण बढ़ता है, घटता है
स्थिर रहता है या फिर बदलता है। तो अगर एक पदार्थ को गर्म करते हैं तो प्रत्यास्थता का गुण बढ़ेगा या घटेगा। देखिए प्रत्यास्थता का ये जो गुण है वो उत्पन्न क्यों होता है? पदार्थ बहुत सारे कणों से मिल करके बना होता है और इन कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो जब आप उसको खींचने की कोशिश करते हैं, खींचने से क्या होगा कि ये कण दूर जाना चाहेंगे, एक दूसरे से फैलेंगे, दूर जाएंगे, लेकिन इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो इनको दूर होने नहीं देता है। जैसे ही आप उसको खींचते हैं तो बीच का आकर्षण बल भी बढ़ जाता है। अगर आप ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो एक स्प्रिंग की तरह होता है। पदार्थ जब अपनी माध्य स्थिति में है तो उस पर बल कार्य नहीं करेगा, जैसे ही वो इधर जाएगा तो आकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचने लगेगा और ज़्यादा आप उसको खींचेंगे तो ये उनके बीच का जो आकर्षण बल है, परमाणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो और बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा आप परमाणुओं को दूर खींचेंगे ये आकर्षण बल उतना ही बढ़ जाएगा। ये स्प्रिंग की तरह काम करता है, राइट। तो जब आप गर्म करते हैं पदार्थ को, गर्म करने से उनके बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है, उनके बीच का आकर्षण बल कमज़ोर पड़ जाता है और आकर्षण बल के कम होने से प्रत्यास्थता का गुण ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल की वजह से ही प्रत्यास्थता का गुण पदार्थ में है। तो अब आप समझ गए कि प्रत्यास्थता होती क्या है और प्रत्यास्थता क्यों होती है। प्रत्यास्थता क्या है? पदार्थ का अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण ही प्रत्यास्थता है। लेकिन प्रत्यास्थता को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को कुछ भौतिक राशियां भी होंगी जिनकी मदद से प्रत्यास्थता का अध्ययन करना होगा। तो प्रत्यास्थता का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग दो भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं, एक है प्रतिबल और दूसरी है विकृति। तो विकृति पढ़ने से पहले हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विकृति कितनी प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो आई होप आप इसका आंसर जानते हो, लेकिन चलिए विकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं। विकृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन, विकृति बराबर होता है वस्तु या पदार्थ के आकार या आकृति में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एक्स बटे मूल आकार यानी कि एक्स। यहाँ पर आकार या आकृति के जगह पर लंबाई हो सकती है, आयतन हो सकता है वस्तु का, या कुछ और चीज़ भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर विकृति जो है 3 तरह की होती है। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। दूसरी है अपरूपण विकृति, जिसको कि शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। और तीसरा है आयतन विकृति, जिसको कि वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में। अनुदैर्ध्य विकृति तब उत्पन्न होती है जब किसी छड़ को, किसी पदार्थ से बने छड़ को उसके लंबाई के अनुदिश खींचा या दबाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छड़ है जिसकी वास्तविक लंबाई है L और उसकी लंबाई को डेल्टा L से परिवर्तित कर दिया जाता है, चाहे वो घटाया जाए या बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाएगा तो डेल्टा L प्लस होगा और घटाया जाने पर डेल्टा L का मान माइनस में होगा, तो डेल्टा L से परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L, जहाँ डेल्टा L उसकी लंबाई में परिवर्तन है और L उसकी मूल लंबाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मीटर के छड़ की लंबाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आप मीटर में बदल लें तो कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर, और बटे मूल लंबाई जो कि है 1, यही हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.01। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर मीटर कैंसिल, यानी कि विकृति का कोई मात्रक भी नहीं होता है, ना कोई मात्रक ना कोई विमा, और विकृति हो गई 0.01 में। 0.01 कोई मात्रक नहीं। देखिए, अपरूपण विकृति वस्तु में तब उत्पन्न होती है जब उसके शेप को बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक घनाभ है जिसका एक ही साइड आप देख पा रहे हैं, तो घनाभ का एक साइड कैसा दिखता है? एक आयत के जैसा दिखता है। आप उस पर इस तरह से उसके एक फलक पर कुछ इस प्रकार से बल लगाते हैं तो उससे क्या होता है? वो एक तरफ झुक जाता है, इस दिशा में आप बल लगाते हैं ऐसे, राइट।
फॉर एग्जांपल एक किताब को आप ऊपर हाथ रखकर इस तरह से दबाएं तो उसका शेप कैसा होता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इसका शेप अब कैसा हो गया है, समानांतर चतुर्भुज के जैसा हो गया। ठीक है, इसकी आकृति बदल गई है। तो ऐसे केस में वस्तु में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। इसको परिभाषित किया जाता है, इसमें ये होने वाला जो विस्थापन है, इसके आगे बढ़ने वाले विस्थापित होने वाले फलक में हुआ विस्थापन, यहाँ पे इसको डेल्टा एक्स से मैं डिनोट करूंगा। अपरूपण विकृति इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी फलक में हुआ विस्थापन ये बटे ये जो लंबाई है ना, इसकी मूल लंबाई, या अगर आप इसको एक किताब मान लें तो किताब की जो हाइट है, ऊंचाई, वो, तो डेल्टा एक्स बटा एल को ही कहते हैं अपरूपण विकृति। यही इसकी परिभाषा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो पहले 90 डिग्री था और इस हिसाब से ये जो डेल्टा एक्स है वो लंब हो गया और एल जो है वो आधार हो गया, तो अपरूपण विकृति इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आप थीटा को यानी इस एंगल को रेडियन में मापें और इसका मान बहुत ही छोटा हो, लाइक 0.1, 0.01, 0.001, इस तरह से बहुत छोटा मान हो, तो tan थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा बहुत ही छोटी हो और रेडियन में मापी गई हो तो tan थीटा का मान थीटा के ही बराबर होता है। और प्रैक्टिकली जब भी आप प्रत्यास्थता को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये जो विस्थापन होता है वो थोड़ा ही कराया जाता है, बहुत ज़्यादा विस्थापन देखने को नहीं मिलता है। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, डेल्टा एक्स बटा एल, या इज इक्वल टू tan थीटा, और छोटे एंगल के लिए इज इक्वल टू थीटा, जहाँ थीटा रेडियन में हो। नेक्स्ट जो विकृति है वो है आयतन विकृति। आयतन विकृति तब होती है जब वस्तु पे चारों तरफ से समान रूप से एक दाब कार्य कर रहा हो और उससे उसका आयतन छोटा हो जाए। फॉर एग्जांपल एक बलून को अगर आप ले करके पानी के अंदर चले जाएंगे तो बलून जैसे जैसे आप गहरे जाते जाएंगे वैसे वैसे बलून छोटा होते जाएगा, पानी के दाब की वजह से उसका आयतन कम होते जाएगा। ऐसे में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटा मूल आयतन, और इसका भी कोई मात्रक नहीं है। तीनों प्रकार की विकृतियों में से किसी का भी मात्रक नहीं होता है, तीनों विकृतियां मात्रक विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 1 मीटर लंबी छड़ को खींचकर उसकी लंबाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, छड़ में उत्पन्न विकृति ज्ञात कीजिए। तो जब लंबाई को बढ़ाया जाता है तो जो उत्पन्न विकृति होगी वो अनुदैर्ध्य विकृति होगी, और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। तो विकृति बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर और बटे मूल लंबाई यानी कि 1, और इस प्रकार से विकृति बराबर 0.01। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रबड़ की पट्टी को खींचकर उसकी लंबाई 1.5 गुना कर दी जाती है, उत्पन्न विकृति क्या होगी? देखिए, अगर मान लीजिए कि उसकी मूल लंबाई L है, तो जब उसको खींचकर 1.5 गुना कर दिया जाता है तो उसकी लंबाई हो जाती है 1.5 गुनी यानी कि 1.5 L। परिवर्तन कितने का आया? परिवर्तन आया 1.5 L और पहले था L यानी कि 0.5 L। तो विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन 0.5 L बटा मूल लंबाई यानी कि L, L कैंसिल हो गया 0.5। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब ये दिया गया हो कि खींचकर लंबाई को कितना गुना किया जाता है, तो सीधा एक काम कीजिए कि 1.5 गुना किया जाता है तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट कितना आंसर आया 0.5। फॉर एग्जाम्पल लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, आंसर 1, विकृति 1 हो गया। लंबाई अगर खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है तो विकृति बराबर 3 - 1 = 2, आपको 1 माइनस कर देना है। इजी, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रबड़ के एक घनाभाकार टुकड़े के पृष्ठ को 0.1 रेडियन से विस्थापित कर दिया जाता है, उत्पन्न अपरूपण विकृति का मान क्या होगा? तो आपको पता ही है कि अपरूपण विकृति इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घनाभाकार टुकड़ा है तो उसको कितने एंगल से विस्थापित कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, पहले ये ऐसे था, बाद में विस्थापित करके इस तरह से कर दिया जाता है उसके एक फलक को, ये है उसका फलक
जिसको विस्थापित कर दिया जाता है 0.1 रेडियन से। ओके, तो 0.1 रेडियन बहुत ही छोटा कोण है, तो tan थीटा यानी कि tan 0.1 भी जो है वो लगभग 0.1 ही होगा। तो विकृति इज इक्वल टू tan थीटा छोटे एंगल के लिए इज इक्वल टू थीटा लगभग में, यानी कि 0.1 ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बैलून को जल की गहराई में ले जाने से उस पर उत्पन्न विकृति होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब वस्तु का आयतन बदलता है तो उसमें जो विकृति होती है वो अपरूपण विकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्यावस्था के लिए विरूपक बल इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल, और भी ऑप्शंस है, बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था, साम्यावस्था मतलब क्या हुआ? साम्यावस्था मतलब हुआ कि वस्तु स्थिर है, उसमें कोई गति नहीं है, त्वरण नहीं है, ठीक है। तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें बल लगा रहे हैं, लेकिन वो गति में तो नहीं आ रहा है, नहीं उसका आकार आकृति कुछ बदल रहा है, वो स्थिर है, इसका मतलब साम्यावस्था में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना बल लगा रहे हैं उतना ही बल पदार्थ भी लगा रहा है। ये बल विरूपक बल है, ये बल प्रत्यानयन बल है, दोनों बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है, इसीलिए माइनस। तो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी कि विरूपक बल इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ प्रत्यानयन बल। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट वाले तार पर 100 न्यूटन का तनन बल लगाया जाता है, तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा? तो अब एक नई भौतिक राशि आ गई प्रतिबल, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए आपको मैंने बता दिया कि जब आप वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन करने के लिए बल लगाते हैं तो वस्तु उसका विरोध करती है। कैसे विरोध करती है? वह भी आपके बल के विरोध में एक बल लगाती है, इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल वस्तु के अंदर, पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो रहा है और किसी एरिया में उत्पन्न हो रहा है। जब आप प्रत्यानयन बल को एरिया से भाग दे देते हैं तो आपको मिलता है प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस बराबर प्रत्यानयन बल और जिस क्षेत्रफल पर लग रहा है वो क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो एक तरह से ये दाब ही है, लेकिन दाब बाहरी बल के कारण लगता है और प्रत्यानयन बल आंतरिक बल के कारण लगता है। इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल है। जिस तरह से विकृतियां 3 प्रकार की हैं, उसी के अकॉर्डिंगली प्रतिबल भी 3 प्रकार के होते हैं। जब किसी छड़ की लंबाई में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रत्यानयन बल डेवलप होता है, तो उस प्रत्यानयन को आप एरिया से भाग दे देंगे जो प्रतिबल निकलेगा वो होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे, उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटा उस छड़ का क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आप बल तो इस दिशा से लगा रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा उससे भाग दे देंगे। सिग्मा इज इक्वल टू F बटा ए, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा जो प्रतिबल है वो है स्पर्शी प्रतिबल, जिसको कि टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। ये कैसा स्ट्रेस है? एक वस्तु रखी हुई है, आप उसके एक फलक पर, ऊपर वाले फलक में ऐसे बल लगाएंगे तो वो इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप सतह को स्पर्श करते हुए बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में, इसको आप इस एंगल से यदि देखें तो वस्तु पहले ऐसे सीधी थी, फिर आपने इधर के दिशा में एक बल लगाया तो वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी। उसके बाद क्या होता है? वस्तु रुक जाती है आगे जाकर के, क्योंकि वस्तु द्वारा लगने वाला प्रत्यानयन बल आपके बल को फिर बैलेंस कर देता है। तो इस प्रत्यानयन बल को जब आप जिस सतह पे बल लगा रहे हैं यानी कि ऊपर वाला सतह, उससे भाग दे देते हैं तो निकल जाता है स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शी प्रतिबल टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एस से। सिग्मा एस इज इक्वल टू ये भी प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तीसरा जो प्रतिबल है जिसके वजह से आयतन विकृति उत्पन्न होती है,
या मुझे उल्टा कहना चाहिए कि आयतन विकृति से वस्तु में जलीय प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक बैलून को पानी में डालते हैं तो उसके चारों तरफ से उस पर प्रेशर लग रहा है और अल्टीमेटली वो क्या होगा, एक बलून लेकर आप अंदर गए, धीरे धीरे वो छोटा होना शुरू किया, तो एक निश्चित गहराई पर अगर आप होंगे तो एक निश्चित आकार में बलून बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बलून रुक गया है, स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी में है ये, तो पानी इस पर चारों तरफ से प्रेशर डाल रही है। इसके प्रेशर को बैलेंस कौन कर रहा है, बलून के अंदर से एक प्रत्यानयन बल लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो इस प्रत्यानयन बल को जब आप एरिया से भाग देंगे तो निकल जाएगा जलीय प्रतिबल। इस तरह से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको जलीय प्रतिबल कहते हैं। और जो जलीय प्रतिबल है वो अगर बाहर से लगने वाला जो दाब है वो P है, तो जलीय प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाता है -P। या चूंकि प्रतिबल है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसका जो परिमाण होता है वो बाहर से लग रहे बल के बराबर होता है। अगर बाहर से दाब जो लग रहा है वो 100 न्यूटन है तो यहाँ पर जलीय प्रतिबल का मान भी 100 पास्कल है, तो अंदर से लग रहे जलीय प्रतिबल का मान भी 100 पास्कल हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में तार पर लगने वाला तनन बल बताया गया है 100 न्यूटन, उसको एरिया से भाग दे दीजिए जो कि है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा और उसके लिए आपको 100 का स्क्वायर यानी 10⁴ से डिवाइड करना होगा। तो ये इस एरिया है, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दिया, फिर ऊपर जाके ये हो जाएगा 5 × 10⁵ पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, नथिंग डिफरेंट। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये हो जाएगा 1/2 × 10⁶, और एक 10 निकाल लिया तो 10⁵ बचा और 10 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 5 आ गया। 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने बताया उसकी मदद से बन जाएगा। एक लकड़ी के गुटके को पारे में डुबाया जाता है 50 सेंटीमीटर की गहराई तक, तो गुटके में उत्पन्न जलीय प्रतिबल क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जलीय प्रतिबल जो है वो बाहर से लगने वाले दाब के बराबर होता है। तो अगर आप 50 सेंटीमीटर की गहराई पर पारे द्वारा लगने वाला दाब कैलकुलेट कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, जब भी किसी लिक्विड में आप किसी वस्तु को डुबाते हैं तो वो लिक्विड चारों तरफ से उस वस्तु पर एक दाब लगाती है और ये दाब गहराई पर डिपेंड करता है। H गहराई पर ये लगने वाला दाब होता है प्रेशर इज इक्वल टू ρgH। रॉ क्या है, जल उस द्रव का घनत्व है, G आपको पता ही है, और H है गहराई। तो पारे का घनत्व होता है 13.6 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। यह है पारे का घनत्व ऐसा यूनिट में। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, kg प्रति मीटर क्यूब। G का मान यहाँ पर आपको 10 लेना है और H है 50 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलने के लिए 100 से मैंने डिवाइड किया है, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.8 और इंटू 10⁴, राइट। तो आंसर इज 6.8 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हुक का नियम है। देखिए, हुक का नियम, हुक्स लॉ होता है प्रतिबल समानुपाती विकृति। वस्तु में, पदार्थ में उत्पन्न जो प्रतिबल है वो उसमें उत्पन्न विकृति का समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा आप पदार्थ में विकृति उत्पन्न करेंगे उतनी ही ज़्यादा पदार्थ में प्रतिबल उत्पन्न होगा। प्रतिबल समानुपाती विकृति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्रतिबल 3 तरह का होता है, विकृति भी 3 तरह की होती है, लेकिन सब में ये रिलेशन लागू होता है। और इस हिसाब से आप ये भी देख रहे हैं कि प्रतिबल आप समानुपाती का साइन हटाकर इक्वल्स का साइन लगाने के लिए एक समानुपाती नियतांक डालेंगे, राइट। तो ये समानुपाती नियतांक जो है इसको ही कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक।
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 3 प्रकार की विकृतियों के लिए 3 प्रकार का प्रतिबल होता है और इन तीनों के लिए के अलग अलग होता है। इस प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा के का? देखिए विकृति का तो कोई मात्रक है नहीं, तो के का जो मात्रक है वो प्रतिबल के मात्रक के ही समान हो जाएगा, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक जो है के, उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है यंग गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति में क्या संबंध है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रतिबल सिग्मा इज इक्वल टू यंग गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक को वहाँ मैंने के से लिखा था, लेकिन यंग गुणांक को वाई से डिनोट किया जाता है। तो यंग गुणांक वाई हो गया। ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। और यहाँ पर विकृति कौन सी होगी? तो अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको कि एप्सिलॉन लिखा जाता है। तो ये वही चीज़ है, इसको आप इसी नज़र से देखें कि प्रतिबल इक्वल्स टू प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति। अगर विकृति जो है वो अनुदैर्ध्य विकृति है तो प्रतिबल जो है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा और के की जगह हो जाएगा यंग गुणांक, जिसको कि y से डिनोट करते हैं। तो बस नोटेशंस डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट इज सेम। तो इस हिसाब से कौन सा रिलेशन सही होगा? y इज इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नीचे आएगा तो डिवाइड में चला आएगा। y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से देखने जाइए तो अपरूपण प्रतिबल जो है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शी प्रतिबल जो है यानी कि क्या? सिग्मा एस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, इस कांस्टेंट को लिखते हैं जी, और इसका नाम क्या है? जैसे इसका नाम यंग गुणांक है, इसका नाम अपरूपण गुणांक है। अपरूपण गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेन थीटा या फिर छोटे एंगल के लिए थीटा, क्योंकि जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो थीटा के बराबर होती है। उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आयतन विकृति, जिसको कि डेल्टा वाई बाय वी लिखते हैं, वो हो जाएगा, यहाँ पर जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है, उसको बोलते हैं आयतन गुणांक। डिनोट किया जाता है बी से, इंग्लिश में इसका नाम है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर जो प्रतिबल है वो दाब के बराबर होता है, P प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया था, इज इक्वल टू जो प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पे होता है वो B होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हिंदी में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, या प्रत्यास्थता का आयतन गुणांक। और जो विकृति है, आयतन विकृति, वो हो जाती है डेल्टा V बटा, यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसका मान हो जाता है डेल्टा L बाई L, लेकिन यहाँ P के आगे माइनस साइन डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दाब के बढ़ने से वस्तु का आयतन घटता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि अपरूपण गुणांक बराबर G बराबर हो जाएगा सिग्मा S और थीटा नीचे, सिग्मा S और थीटा नीचे, ये हो गया। और जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? सिग्मा नीचे है, एप्सिलॉन नीचे है, तो एप्सिलॉन नीचे है, ये क्या हो गया? यंग गुणांक। और ऑप्शन जो बी है वो डेल्टा वी नीचे चलाया, वी ऊपर चलाया, तो ऑप्शन बी माइनस पी वी बाई डेल्टा वी जो है वो आयतन गुणांक है। इसके अलावा ओके, इतना ही। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, किसी काल्पनिक पदार्थ का यंग गुणांक y इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उसका दृढ़ता गुणांक अनुमानतः कितना होगा? देखिए, जो दृढ़ता गुणांक है किसी पदार्थ का, दृढ़ता गुणांक g यंग गुणांक का लगभग 1/3 होता है। g इज इक्वल टू y/3, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से निकाल लीजिए, यंग गुणांक दिया हुआ है 3 इंटू 10⁹, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁹ हो जाएगा, 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी पदार्थ की संपीड्यता और आयतन गुणांक में संबंध होता है। तो आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को, यानी 1/b को, या जिसको b⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, उसको ही कहा जाता है पदार्थ की संपीड्यता। पदार्थ की संपीड्यता इज इक्वल टू 1/b या b⁻⁻1, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल। सी यू इन नेक्स्ट वन।